हे एवरीबॉडी, मैं हूँ रोहिणी और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी को। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझने के साथ। फिर हम बात कर रहे होंगे डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट के बारे में, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया क्या कहता है, प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम जान रहे होंगे डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज के बारे में, जैसे इलीट थ्योरी क्या कहती है, प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है और पार्टिसिपेटरी और मार्जिस थ्योरी ये दोनों क्या बताती हैं, इनके बारे में हम जान रहे होंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम इस सेशन के लास्ट में कुछ PYQs को डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे UGC नेट में के एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न के PYQs आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहले हम समझेंगे डेमोक्रेसी के मीनिंग को। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है इन जनरल, अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए अब्राहम लिंकन जी ने एक बहुत ही फेमस कोट दिया था, जो है दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जो प्रजातंत्र है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है और लोगों के लिए सरकार है, ऐसा अब्राहम लिंकन जी इस कोट में कहते हैं और डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। इसके थ्रू हम डेमोक्रेसी को परिभाषित कर सकते हैं और आसान भाषा में समझ सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी की लिटरल मीनिंग की हम बात करें कि ये किस से मिलकर बना है, तो दो वर्डों से मिलकर बना है जो ग्रीक भाषा के दो वर्ड हैं, एक है डीमोस तो दूसरा है क्रेटोस। इन दोनों को मिलाकर बनता है डेमोक्रेसी। इन दोनों का मतलब हो जाता है डेमोक्रेसी मीन्स दैट रूल बाय पीपल, मतलब लोगों की सरकार या फिर लोगों का शासन। अब लोगों की सरकार है तो सवाल आता है कि लोग जो हैं वो अपनी सरकार को चलाएंगे कैसे, लोग अपनी सरकार को मतलब अपना शासन चलाएंगे कैसे। तो उसके लिए डेमोक्रेसी में दो कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट तो दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। हम इन दोनों को समझ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंसेप्ट की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर सिटीजन्स एक साथ आकर जो भी उनकी कम्युनिटीज़ से रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज़ होते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल को कोई इशू इम्पैक्ट कर रहा होता है, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं और एक कंसेंसस पर आते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हो गया, है ना। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को किसी भी इंटरमीडिएटरीज की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से रूल कर रहे होते हैं, खुद से अपनी सरकार चला रहे होते हैं, खुद से अपने सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, है ना। एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बहुत ही पुराना और बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है एथेनियन डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ओरिजिनेशन है वो एथेंस से ही होता है, इसलिए हम इसे बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं, काफ़ी पुराने एग्जाम्पल मानते हैं। अगर कंटेम्प्रेरी टाइम की अगर हम बात करें, आज के ज़माने की बात करें, तो भारत में इसका बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जो है ग्राम सभा। ग्राम सभा को हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्योंकि आपने जनरली अपने ग्राम या फिर गाँव में देखा ही होगा, जो गाँव के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो अपने एरिया से रिलेटेड, अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उस मीटिंग में लाते हैं, उनके ऊपर डिबेट करते हैं, संवाद करते हैं और उनके लिए कोई ना कोई सल्यूशन सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए ग्राम सभा को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। और मॉडर्न टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया या फिर रिकॉल। अब रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल ये होते क्या है? तो रेफरेंडम जो होता है, रेफरेंडम में लोग पॉलिटिकल एजेंडाज पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं रेफरेंडम में, वो वोट कर सकते हैं। और इनिशिएटिव में क्या होता है, लोग लेजिस्लेशन में अपना मत दे सकते हैं,
पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो ये इनिशिएटिव हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिकॉल की, कि रिकॉल क्या होता है। रिकॉल में जनरली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अगर उनको किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स का मतलब अपने नेता का बिहेवियर पसंद नहीं आए, या फिर उनके नेता हैं उनके खिलाफ ही पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो रिकॉल के थ्रू वो पब्लिक ऑफिशियल्स को उस पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं। तो रिकॉल में किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया रिकॉल का कंसेप्ट। तो हमने समझ लिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जनरली एक फेमस टर्म से जाना जाता है, जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो एक टाइप की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो इलेक्शंस के थ्रू, जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव ही चलाते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑपरेट्स थ्रू द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर सरकार है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के थ्रू चलाई जाती है ना। अब हम थ्रू इलेक्शंस पीपल इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रिमेन अकाउंटेबल टू अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर। इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू कंट्रोल भी करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं कि जब भी इलेक्शन इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, उनके खिलाफ ही, लोगों के खिलाफ ही पॉलिसीज़ ना बनाने लगें। इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, ताकि जो पावर का मिसयूज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली फॉलोड मॉडल अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल है वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। एंड अर्ली लिबरल्स थिंकर्स, जो अर्ली लिबरल्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एज अ प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी मानते थे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्ली लिबरल्स जो हैं वो मानते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लोगों को बचाती है सरकार की टायरनी से, लोगों को बचाती है जो सरकार के बुरे पॉलिसीज़ होती हैं उनसे बचाती है। तो इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात। चलिए अब हम समझते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। अब ये जो पिक्चर आप देख ही रहे हैं, इसमें हम ज़्यादातर सभी लोगों ने स्कूल में ऐसे कैंपेन्स किए होते हैं, रैली में पार्टिसिपेट किया होता है मतदान दिवस को मनाते हुए कि आप सभी लोग वोट करिए और अपने मतदाता को अपने अकॉर्डिंग चुनिए, है ना। अब हम बात करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया डिस्कशन पर एम्फोसाइज करता है, मतलब डिस्कशन पर ज़्यादा जोर देता है। तो ऐसा क्यों, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्यों ऐसा करता है? ताकि जो मेजर इश्यूज़ हैं उन पे जो भी डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन करते करते जो मेजर इश्यूज़ हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको रिमूव किया जा सके और एक कंसेंसस पर आया जा सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, उनके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके, है ना। तो जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो डायलॉग या फिर डिस्कशन पर ज़्यादा एम्फोसाइज करती है। एंड इट प्रमोट्स ओपन पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल रीजनिंग। ये ओपन पार्टिसिपेशन को भी सपोर्ट करती है और म्यूचुअल रीजनिंग को भी सपोर्ट करती है। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है कि जो पार्टिसिपेशन है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, कोई कंसेंसस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी
डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है, और एनकरेज करती है जो रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस होते हैं सिटीजन्स के अमंग, या मतलब जो लोगों के बीच में रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस होते हैं, इंटरैक्टिव डिस्कशंस होते हैं, उनको प्रमोट करती है या फिर एनकरेज करती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब इसके की थिंकर्स की हम बात कर लेते हैं। तो इनके की थिंकर्स कुछ हैं, जैसे जर्गन हैबरमास, एमी गुटरमैन, डेनिस थॉम्पसन एंड जोशुआ कोहेन, जेम्स फिस्किन, जॉन ड्राइसेक। ये इनके कुछ मेजर थिंकर्स हैं। इनको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है दैट who among the following is associated with deliberative democracy या participatory democracy। किसी इस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और उनके कुछ मेजर थिंकर्स। चलिए अब हम बात करते हैं सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी की। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में कुछ ऐसा ही डिस्कशंस लोगों के बीच में होता है। जैसे ये महाशय इनसे बात कर रहे हैं, है ना, इनसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये इनसे डिस्कशन कर रहे हैं, और किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आकर ये लोग अपना जो डिस्कशन होता है वो बंद कर देते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू। चलिए अब हम समझते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को, है ना। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके बाद हम समझेंगे सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट में, किसी भी देश में, कंट्री में जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। तो हम वहाँ पर कहेंगे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है। फोकसेस ऑन द प्रोसेसेस थ्रू विच डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड। इसके की एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो की एलिमेंट्स इसके क्या क्या हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लिए, है ना, और रेगुलरली करा लिए, इक्वल सफरेज, सिविल लिबर्टीज़ जो हमें सोसाइटी में मिलती हैं, सिविल लिबर्टीज़ या फिर इक्वल सफरेज, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक राइट्स। मतलब कहीं पर अगर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अच्छे से डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। तो ये हो गई प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इसके कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स की अब हम बात कर लेते हैं। सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बात करती है प्रोसीजर्स की, रूल्स की, उनको अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। वहीं जो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है वो बात करती है कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। प्रोसीजर तो एक सेकेंडरी थिंग है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं कभी भी। तो प्रोसीजर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें प्रोसीजर के साथ साथ लोगों के वेलफेयर पर या फिर लोगों के भलाई पर भी फोकस करना चाहिए। किसी भी प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी कहती है। एंड इट गोज बियॉन्ड प्रोसीजर्स एंड एम्फसाइजेस एक्चुअल डेमोक्रेटिक आउटकम्स। कंसर्न विद जो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है वो मेनली कंसर्न रहती है इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको उनके इक्वल एक्सेस होनी चाहिए सारे सिटीजन्स के पास। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कहीं आने जाने की या फिर कुछ भी अपॉर्चुनिटी होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं, उन पर सारे नागरिक जो भी लोग हैं सबका इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबकी इक्वल समान पहुंच होनी चाहिए उस तक। ये सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी कहती है। एंड इट आल्सो एम्स फॉर सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और फेयरनेस के बारे में भी बात करती है। एंड एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी ये भी कहती है कि जो लोग हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, तो ताकि जो लोग हैं वो सिर्फ वोटिंग तक ही रेस्ट्रिक्ट ना रह जाएं। उनका रोल जो है वो डे टू डे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में होना चाहिए। ऐसा सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी इस पे ज़्यादा एम्फसाइज करती है। चलिए अब हम समझते हैं
डेमोक्रेसी के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज के बारे में, जिनमें सबसे पहली जो थ्योरी है उसको हम समझने वाले हैं एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। हम बात करेंगे एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। तो ये क्या कहती है? एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई, दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एलीट डेमोक्रेसी कहती है दैट दिस डेफिनेशन इज अ मिथ। मतलब ये जो अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि जो लोक प्रजातंत्र है वो लोगों की खुद की सरकार है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है और लोगों के लिए सरकार है, तो इसको कहते, जो एलीट थ्योरी है वो इसको नकारती है। वो कहती है ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ए स्मॉल सेलेक्ट ग्रुप ऑलवेज एंड्स अप होल्डिंग रियल पावर। मतलब जो एलीट थ्योरी है वो कहती है कि जो एलीट थ्योरी मानती है कि सोसाइटी में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक मेजॉरिटी तो दूसरा माइनॉरिटी। तो लेकिन जो माइनॉरिटी होती है वो रूल करती है मेजॉरिटी के ऊपर। जो मेजॉरिटी होती है उनको कंट्रोल किया जाता है माइनॉरिटी पीपल के द्वारा। एंड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एलीट डोमिनेट्स डिसीजन मेकिंग। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो एलीट लोग होते हैं, मतलब जो माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी ग्रुप है, वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर रही होती है। वही अभी हमने पढ़ा था। एंड इट आर्ग्यूज दैट मोस्ट सिटीजन्स, मतलब एलीट थ्योरी कहती है कि जो ज़्यादातर सिटीजन्स होते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन ही नहीं रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि एलीट थ्योरी कहती है कि जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एलीट ग्रुप में इसलिए शामिल हो जाते हैं क्योंकि या तो उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर वो कल्चरली आगे होते हैं बाकी मेजॉरिटी लोगों से, या फिर जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनका वो अच्छा होता है, या फिर नॉलेज के थ्रू या टैलेंट के थ्रू। तो उसके द्वारा वो, उसकी वजह से वो सुपीरियर होते हैं मेजॉरिटी लोगों से। तो जो मेजॉरिटी लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं उन्हीं एलीट लोगों में से, उन्हीं कुछ लोगों में से चुनने के लिए। इसलिए एलीट थ्योरी कहती है कि जो एलीट लोग होते हैं वो फोर्स करते हैं खुद को, जो माइनॉरिटी लोग हैं वो फोर्स करते हैं मेजॉरिटी के ऊपर कि आप हमें चुनो। जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को खुद से नहीं चुनते, उनको फोर्स किया जाता है, ऐसा एलीट थ्योरी कहती है ना। एंड पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। तो ये कहती है कि जो पावर है वो प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी के हाथ में ही बनी रहती है। दीज एलीट्स राइज ड्यू टू सुपीरियर स्किल्स, अभी हमने बताया था, जैसे सुपीरियर स्किल्स होगी, वेल्थ हो गई, या फिर उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो ऊपर है। एंड ट्रू डेमोक्रेसी इज ऑफन लिमिटेड टू द एक्ट ऑफ वोटिंग। और जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट रह जाती है, एलीट थ्योरी ये कहती है ना। चलिए अब हम इसके कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है विल्फ्रेडो परीतो का। तो विल्फ्रेडो परीतो अपनी बुक द माइंड इन सोसाइटी जो पब्लिश होती है 1916 में, उसमें कहते हैं कि जो समाज में असमानता है, जो भी किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, वो नेचुरल होती है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? परीतो कहते हैं कि जो किसी भी सोसाइटी में आप देखोगे तो वहाँ पर कोई नॉलेज में आगे होगा, कोई इकोनॉमिक स्टेटस में आगे होगा, और बहुत सारी मेजॉरिटी जो होती है वो पीछे रह जाती है। तो माइनॉरिटी जो है वो रूल करती है, और जो मेजॉरिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है माइनॉरिटी के थ्रू। तो ये विल्फ्रेडो परीतो अपनी बुक द माइंड एंड सोसाइटी उनमें कहते हैं। अब हम सेकंड थिंकर की बात कर लेते हैं, जो है मॉस्का काफ़ी फेमस हैं, और ये भी मानते हैं कि माइनॉरिटी सोसाइटी में दो ही टाइप के ग्रुप होते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। ये भी कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के द्वारा कंट्रोल की जाती है और माइनॉरिटी के द्वारा रूल्ड की जाती है। ये अपनी बुक रूलिंग क्लास जो पब्लिश होती है 1896 में
इसमें बताते हैं ये। चलिए अब हम बात करते हैं अगले थिंकर की, जो है रॉबर्ट मिसल्स। इनकी बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। दैट पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये पब्लिश होती है 1911 में, ये बुक पब्लिश होती है 1911 में। और रॉबर्ट मिसल्स एक थ्योरी के लिए, एक कोड के लिए और जाने जाते हैं, दैट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट मिसल। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। चलिए अब हम बात करते हैं अगले थिंकर की, जो है जेम्स बर्नहम। जेम्स बर्नहम की बुक है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, जो पब्लिश होती है 1941 में। ये जो थिंकर्स हैं या फिर इनकी जो बुक्स हैं उनको हमें याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड, रोट लर्निंग बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें इनको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। अब प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी क्या कहती है? प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहती है दैट सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप। जो सोसाइटी है वो कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप से मिलकर बनी है। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है ट्रेड यूनियन का और फार्मर यूनियन का। ये जो ग्रुप होते हैं अपने एजेंडाज, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और उसी पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। अब ट्रेड यूनियंस क्या कर सकती है? ट्रेड यूनियन कहेगी दैट हमें फ्री में, मुफ्त में बिजली दीजिए, हमें फ्री में लाइट दीजिए, हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जो हमारे फेवर में हो, है ना। और जो फार्मर ट्रेड यूनियन क्या कह सकती है? ट्रेड यूनियन कहेगी कि कस्टम ड्यूटी है उसको कम करिए, इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करिए। वही फार्मर एसोसिएशन जो है वो कहेगी कि हमें फ्री बिजली दीजिए और हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जो हमारे फेवर में हो। इसके एग्जाम्पल भारत में ही है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो दिल्ली में ही हुआ था, वो काफ़ी करंट एग्जाम्पल हो जाता है इसका, फार्मर एसोसिएशन का, है ना। और प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी कहती है दैट दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। ये जो ग्रुप्स होते हैं जैसे ट्रेड यूनियंस, फार्मर यूनियंस और बिजनेस लॉबीज़, ये पॉलिसी मेकिंग जो होती है गवर्नमेंट की जो भी डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस कैसे करती है? अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट सोचेगी कि इस प्रोटेस्ट को कैसे भी ख़त्म किया जाए और इनके फेवर में कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो फिर से प्रोटेस्ट ना करे। ऐसा तो इसलिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की डिसीज़न मेकिंग होती है या फिर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है उस पर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे ग्रुप्स। इट अपोजेस द एलीट थ्योरी एंड रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो अपोज करती है एलीट थ्योरी को एंड रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को। जो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल होते हैं डेमोक्रेसी को उनको अपोज करती है और एलीट थ्योरी को भी अपोज करती है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रोमिनेंट की थिंकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो की थिंकर हैं वो है A.F. बेंटली, जो उनकी बुक है, फेमस बुक है दैट द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो पब्लिश होती है 1908 में। और दूसरे जो थिंकर हैं वो हैं डेविड ट्रूमैन, इनकी बुक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, जो पब्लिश होती है 1951 में। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो मिक्स मैचिंग वाला, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जैसे एक साइड दे दिए थिंकर्स के नाम, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम दे दिए और बोल दिया मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड व्यू डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम शेप्ड बाय द डायनेमिक इंटरैक्शंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स। रॉबर्ट डाल इसके तीसरे प्रोमिनेंट थिंकर हैं, की थिंकर हैं। प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी इनकी एक फेमस बुक है जो पब्लिश होती है 1956 में, है ना। और ये प्रपोज करते हैं इसी बुक में मतलब प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में जो रॉबर्ट डाल हैं वो
प्रपोज करते हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को, जिसको हम पॉलियार्की के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रपोज करते हैं और बताते हैं दैट विच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो एम्फसाइज करती है या जोर देती है जो ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं, लोगों के बीच में डिस्कशन होते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, उनके ऊपर उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं और बताते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, इनके जो डिस्कशंस हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को। तो ये होगी प्लूरलिस्ट थ्योरी। चलिए अब हम समझते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की थ्योरी को। पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है? दैट इट चैलेंजेस द इलीट थ्योरी, ये भी इलीट थ्योरी को चैलेंज करती है। विच लिमिट्स पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टू वोटिंग, जो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती, पब्लिक जो वोटिंग को लिमिट करती है, उस टाइप की इलीट थ्योरी को चैलेंज करती है। एंड एडवोकेट्स दैट सिटीजन्स शुड बी एक्टिवली इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसेसेस, और कहती है कि जो सिटीजन्स हैं उनको एक्टिवली पब्लिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहना चाहिए, है ना। और इसके कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशंस इंक्लूड, अब बात आती है कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो एम्फसाइज करती है कि लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग तक ही ना रिस्ट्रिक्ट रह जाएं, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए डेमोक्रेसी में। वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे पिटीशंस हो गई, प्रोटेस्ट हो गया, या फिर ह्यूमन चेन बना लिया, सिविक कैंपेन्स, इनके थ्रू लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एम्फसाइज करती है लोगों के एक्टिवली पार्टिसिपेशन पर। एंड इट एम्स टू रिफ्लेक्ट पब्लिक विल, और ये एम करती है कि जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, वो इन्फ्लुएंस करे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को, वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको इन्फ्लुएंस करे। तो ये हो गई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसके कुछ मेजर थिंकर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन अपनी बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज एंड रिट्रीवल जो पब्लिश होती है 1973 में, 1979 में, क्रिटिसाइजेज द एलिटिस्ट व्यू। इस बुक में सीबी मैकफर्सन क्रिटिसाइज करते हैं एलीट व्यू को for portraying democracy as competition among a few powerful groups with minimum citizen involvement। जो कुछ लोग होते हैं वो मिनिमम सिटीजन इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, पावरफुल ग्रुप्स, उनको क्रिटिसाइज करती है ना। अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, ट्रू डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैकफर्सन के अकॉर्डिंग जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की थी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अब ये उसी के मेजर थिंकर हैं, तो इसीलिए वो भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में यही कहते हैं कि जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने, लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड फॉर्म इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन गवर्नमेंटल फंक्शंस, और ग्रुप बनाएं, किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन में ग्रुप बनाएं, इस पे ऊपर एम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो जीन जैकब रूसो। रूसो जो हैं वो एडवोकेट माने जाते हैं या फिर पायनियर माने जाते हैं पॉपुलर डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी के, मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी के जो जनक हैं वो रूसो को ही कहा जाता है। एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जो फाउंडर हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। दैट कहा जाता है कि जो रूसो हैं वो एक फाउंडर हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के। तो ये हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मेजर थिंकर्स को समझ लिए। चलिए अब हम बात करते हैं मार्जिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की। अब मार्जिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है? मार्जिस का पर्सपेक्टिव क्या है डेमोक्रेसी के बारे में? मार्जिस का पर्सपेक्टिव है कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को फॉलो करती है, उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। ये कहती है लिबरल डेमोक्रेसी इज सीन एज बॉर्जुआज डेमोक्रेसी। मार्जिस थ्योरी कहती है, मार्जिस पर्सपेक्टिव कहता है कि जो लिबरल थ्योरी है वो
एक बर्जुआस डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो बर्जुआस डेमोक्रेसी है, मतलब कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। एंड इट प्राइमरीली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को लिबरल डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है, उसी के इंटरेस्ट को सर्व करती है। एंड जेन्युइन डेमोक्रेसी कैन ओनली और एग्जिस्ट इन अ क्लासलेस सोसाइटी। मार्जिस पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है, जेन्युइन डेमोक्रेसी है, यानी ट्रू डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासलेस सोसाइटी में ही एग्जिस्ट कर सकती है, क्लासलेस सोसाइटी में ही एक्सरसाइज किया जा सकता है ट्रू डेमोक्रेसी को। अब ये क्लासलेस सोसाइटी कैसे आएगी? तो क्लासलेस सोसाइटी लाने के लिए जो वर्कर्स क्लास है उसको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। जब वर्कर क्लास रेवोल्यूशन करेगी तो जो इलीट क्लास है या फिर कैपिटलिस्ट क्लास है वो उसका डाउनफॉल हो जाएगा, है ना। आफ्टर ए रेवोल्यूशन अ प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज। लिटरेरियन मतलब यहाँ पे वर्कर क्लास से है, प्रोलेटेरियन का मतलब यहाँ वर्कर क्लास से है, और उसकी डिक्टेटरशिप को एक्सपेक्ट किया जाता है कि रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स की डिक्टेटरशिप होगी, वर्कर्स का राज होगा। इवेंचुअली दिस लीड्स टू कम्युनिज्म, और जो कम्युनिज्म में परिवर्तित हो जाती है। अब कम्युनिज्म में जहाँ पर गवर्नेंस प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, जहाँ पर जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन जो लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये मार्जिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये कहती है। अब हम इसकी कुछ की थिंकर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पब्लिश होती है 1848 में बताते हैं दैट The executive of the modern state is a but committee for managing the common affairs of whole bourgeois। ये कहते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की कमिटी है, जो मॉडर्न स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को या फिर उसके कॉमन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ही बनाया गया है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बताते हैं, दे आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी अंडर कैपिटलिज्म इज मैनिपुलेटेड। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैपिटलिज्म के अंदर उसे मैनिपुलेट किया जाता है। एंड द रूलिंग क्लास एंड द ट्रू डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ओवर पावर टू द वर्किंग क्लास। और जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसमें क्या होना चाहिए कि जो पावर है वो एलीट क्लास से या फिर कैपिटलिस्ट क्लास से वर्कर्स क्लास के पास ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए। द प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप इज व्यूड एज द एक्सरसाइज ऑफ मेजॉरिटी कंट्रोल। अब जो वर्कर्स की डिक्टेटरशिप है उसको देखा जाता है ऐसे कि जो मेजॉरिटी क्लास है वो एक्सरसाइज कर रही है माइनॉरिटी के ऊपर। अब तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पहले क्या था कि माइनॉरिटी जो है वो रूल कर रही थी मेजॉरिटी के ऊपर, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जो मेजॉरिटी क्लास है यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो रूल करेगी माइनॉरिटी के ऊपर, है ना। तो ये कहती है मार्जिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि कार्ल मार्क्स ये बताते हैं अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो ये हमने समझ लिए मार्जिस थ्योरी एंड उसके कुछ की थिंकर्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। क्या है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? उसमें है दैट A.B. डाइसी इन लॉ एंड ओपिनियन। अब A.B. डाइसी की बुक है लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड, जो पब्लिश होती है 1905 में, 1905 में पब्लिश होती है ये बुक। इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं दैट हाउ मेजॉरिटी ओपिनियन इन्फ्लुएंसेस द लेजिस्लेशन। ये बताते हैं कि कैसे मेजॉरिटी ओपिनियन लेजिस्लेशन को इम्पैक्ट करती है। A.B. डाइसी अपनी बुक लॉ एंड ओपिनियन इन द इंग्लैंड, इसमें ये बताते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जेम्स ब्राइस अपनी बुक मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस
मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पब्लिश होती है 1921 में, इसमें बताते हैं और या फिर इवेल्युएट करते हैं द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ फॉर्म। जो भी गवर्नमेंट की वेराइटीज़ होती है, जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो गई या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, उनकी जो वेराइटीज़ के बारे में, उनके जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं या फिर इवेल्युएट करते हैं, एंड एट द एंड सपोर्टेड डेमोक्रेसी। और जो जेम्स ब्राइस हैं वो सपोर्ट करते हैं मेजरली डेमोक्रेसी को। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिलोसफर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल एंड एलेक्से टॉकविले raised the concern about the tyranny of the majority and were critical of the democracy in its unchecked form। जो फिलोसोफर्स हैं प्लेटो, अरिस्टोटल और टॉकविले, वो कंसर्न रेज करते हैं टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, मतलब जो मेजॉरिटी का जो रूल होता है उसके बारे में कंसर्न रेज करते हैं। वो कहते हैं कहीं जो मेजॉरिटी का रूल है वो टायरनी में ना बदल जाए, और क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी इन इट्स अनचेक्ड फॉर्म। डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं कि कहीं डेमोक्रेसी जो है वो अनचेक्ड फॉर्म में ना रह जाए। तो प्लेटो, अरिस्टोटल और टॉकविले टायरनी ऑफ मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ PYQs के बारे में। PYQs को समझेंगे, उनके पैटर्न को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द बुक, ये भी देखो बुक से रिलेटेड ही आ गया। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज ऑथर्ड बाय। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और जो डेमोक्रेसी है उसको किसने लिखा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर होगा जोसेफ स्कैम्पीटर इसका आंसर होगा, या फिर सैमुअल हंटिंगटन होगा, एंड्रे ग्रंडरफ्राइट होगा, या फिर जोसेफ होगा? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ स्कैम्पीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दैट ब्रॉडली द टर्म डेमोक्रेसी इम्प्लाइज दैट, ये पूछता है कि डेमोक्रेसी या फिर प्रजातंत्र का मेजरली क्या मतलब होता है। तो इसके लिए कुछ स्टेट्समेंट दिए गए हैं, उनको हम रीड करते हैं। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज्ड एंड हायरार्की, क्या ऐसा हो सकता है? सोसाइटी डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में ऐसा होता है कि प्रिविलेज्ड और हायरार्की बेस्ड सोसाइटी हो, है ना। सेकेंड जो है वो है ए सिस्टम बाय द पीपल बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंडिविजुअल मेरिट, ऐसा तो हो सकता है। अ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, तीसरा पॉइंट हो गया इसका ये। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अ मीन्स ऑफ फिलिंग पब्लिक ऑफिसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल ऑफ द पॉपुलर वोट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट मीट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। तो पहला तो हो नहीं सकता, तो उसके थ्रू अगर हम ए को एलिमिनेट करते हैं तो ए ये गया यहाँ से, पहला, दूसरा नहीं हो सकता, फिर चौथा भी नहीं हो सकता। अब ए को हमने एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ तीसरा आंसर बच जाता है। तो हमारे जो बाकी के 4 स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, इनका मतलब डेमोक्रेसी है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, अभी हमने बात की थी इसी के बारे में। कौन डिस्क्राइब करता है? कन्फ्यूशियस करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल करते हैं, या फिर एलेक्स दे टॉकविले करते हैं, या फिर फ्रांस फैनन करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाता है एलेक्स दे टॉकविले। टॉकविले बात करते हैं डेमोक्रेसी को एज द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स आर एसोसिएटेड विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कौन से ऐसे थिंकर हैं जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड हैं? इसकी भी हमने बात की थी, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या कैरोल पिटमैन है, लेन सेपरो हैं, या फिर बेंजामिन बाबर हैं,
जर्गन हैबरमास है, सीवी मैकफर्सन है। तो सीवी मैकफर्सन को हमने डिस्कस किया था, सीवी मैकफर्सन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो सीवी मैकफर्सन तो है ही है। अब देख लीजिए, आप ई होना चाहिए, है ना। तो अब ई किस में है? ए में नहीं, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है ई, है ना, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। कितना आसान क्वेश्चन आया, ये कितना आसान क्वेश्चन आया, आप देख लीजिए। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाता है, मतलब ACE। कैरोल पीटमैन, ये भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के एक थिंकर हैं। बेंजामिन बार्बर, ये भी एक पार्टिसिपेटरी की डेमोक्रेसी के थिंकर हैं। और जो सीवी मैकफर्सन है, ये भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के थिंकर हैं। तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है ताकि अगली बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो, हम उनको सॉल्व कर पाएँ। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।